वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का विकास बैच में। लर्न ब्राइट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस विकास बैच के अंदर हमने आपका पूरा क्लास 10th का एसएसटी का और इंग्लिश का डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने पावर शेयरिंग चैप्टर कवर कर लिया है और अब हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर ऑलमोस्ट कवर ही कर चुके हैं। और अब हम लोग उसको भी 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। आपको डेली लेक्चर्स 7 बजे देखने के मिलते हैं, है ना। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगी विकास बैच के लिए, एक वीडियो की लिंक, उस पर आकर आप क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो अब तक अपलोड हुए हैं। और जैसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको सारे के सारे मटेरियल्स, सारे नोट्स, जो मटेरियल्स हम लोग क्लास में खुद बनाते हैं, देखो, है ना, ये मटेरियल जो हम लोग क्लास में बनाते हैं, ये खुद भी, ये सारे मटेरियल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे कि आप खुद भी क्लास के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कल क्या कर रहे थे, तो हमने कल के दिन ये जो टेबल 1.4 है इसके लिए एक बेस क्रिएट कर दिया था। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि हमने ना इस टेबल 1.4 में जो 3 टर्म्स आए ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपका कल 3 एग्जाम्पल्स के साथ एक बेस क्रिएट किया था। हम उसे रिवीजन करेंगे और आज हम लोग इस टेबल 1.4 को फटाफट से ख़त्म करेंगे। ठीक है, फटाफट खत्म करेंगे, बिकॉज कल के लेक्चर में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली थी, क्योंकि आज के लेक्चर में तुमको इतना समझने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आज हम लोग इसको कवर करके कोशिश करेंगे कि हम लोग जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़ वाला, वो टॉपिक को फटाफट खत्म कर दें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हम लोग कल खत्म करेंगे। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ वाला टॉपिक कवर कर लेंगे। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी उसके बारे में आते हैं, आ जाओ। हमने सबसे पहले देखा था कि हम चैप्टर के स्टार्ट में गए थे, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए हमें चैप्टर की शुरुआत में जाना पड़ेगा। आराम से डिटेल में समझेंगे, धीरे धीरे हौले हौले समझेंगे, क्योंकि समझ में आना चाहिए। हमने चैप्टर की शुरुआत में ये देखा था कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये वाला पॉइंट हमने देखा था, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स मतलब होता है कि हर इंसान का एक अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होता है, हर इंसान का गोल अलग होता है। उसके बाद हमने देखा था कि भले ही एक इंसान के लिए कोई डेवलपमेंट हो तो किसी और के लिए वो डिज़ास्टर भी हो सकता है। ये 2 चीज़ें हमने बेसिकली देखी थी। उसके बाद हमने ये समझा था कि हमने एक इनकम का पॉइंट देखा था। डेवलपमेंट जो है वो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी हमारा डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। हमने ये मान के चले थे कि इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। अगर इनकम कम हो रही है, कंट्री की इनकम, तुम्हारी पर्सनल इनकम कम हो रही है, तो डेवलपमेंट हमारे लिए कम हो रहा है। ये हमने देखा था। तो डेवलपमेंट जो है ना, बेसिकली इनकम का आउटकम है, आउटकम है। ठीक है, इनकम से निकला हुआ डेवलपमेंट है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा रियलिटी नहीं होती। ठीक है, क्या हमने इसे एज ए रियलिटी माना था? मुझे बताओ, क्या हमने इसे एज ए रियलिटी माना था? क्या इनकम सच में डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है? तो हाँ, इनकम डेवलपमेंट को, हम लिखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी, हैंड राइटिंग को इग्नोर करना है, बाकी भावनाओं को समझो। तो हमने देखा था कि इनकम जो है ना, जो इनकम होती है ये डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर है यस, यस। तो इसका आंसर है यस, ये डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। लेकिन क्या यही है सिर्फ डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? समझो, इनकम जो है वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। हाँ जी, यस, इसका आंसर एकदम यस है, हमने मार दिया यस है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम ही है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? तो इसका आंसर होना चाहिए नो। इसका आंसर नो होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? तो नो। लेकिन इनकम भी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? तो यस। लेकिन सिर्फ इनकम नहीं इफेक्ट करती, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। तो मुझे खुद बताओ, क्या इनकम ही सिर्फ मैटर करेगी तुम्हारे लिए? क्या अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए सिर्फ डेवलपमेंट है? नहीं, नहीं, यही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता। और भी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट को जस्टिफाई करती है, जो बताती है कि भाई हाँ, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। वो कौन सी चीज़ है? उसके लिए हमने एग्जाम्पल्स दिए थे। सबसे पहले तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कल के दिन, कि एक राहुल भैया हैं जो एक फार्मर है और वो एक रूरल एरिया में रहता है। उनकी मंथली इनकम कितनी है? 10,000 रुपीज़।
वो मंथली 10,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। उनके एक बेटे हैं, उनका नाम है रोहित, और रोहित का बचपन से सपना है कि उन्हें यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। उन्हें एक आईएएस ऑफिसर बनना है, ये उनका बचपन से सपना है कि उन्हें एक आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन राहुल जी की जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपीज़ है, और रोहित को वो अब एजुकेशन दिलाना चाहता है, वो रोहित को स्कूल में भेजना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर रोहित को यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना है तो उसे स्कूलिंग तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसे एबीसीडी तो आना चाहिए। तो इसके लिए वो चाहते हैं, राहुल भाई चाहते हैं कि रोहित जो है स्कूल ज्वाइन कर ले। लेकिन वो जिस रूरल एरिया में, वो जिस गांव में रह रहे हैं, हम इसे कहेंगे गांव, वो जिस गांव में रह रहे हैं वो गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, वो गांव में कोई स्कूल नहीं। उस गांव से 2 घंटा दूर एक सिटी है, वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है, और उस प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो 6,000 रुपीज़ है। तो क्या यहाँ पर इस 6,000 रुपीज़ की इतनी हाई फीस के साथ और 2 घंटा दूर उसका स्कूल होने के बावजूद क्या अब रोहित भाई एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे? क्या उनका ये सपना पूरा हो पाएगा? क्या वो स्कूल जाके एक बेसिक एजुकेशन भी ले पाएंगे? क्या आंसर इज नो? आंसर इज नो। तो यहाँ पे क्या ये डेवलपमेंट हुआ? नहीं ना, नहीं ना। यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन में इनकम तो आई, इनकम का इफेक्ट तो आया, लेकिन इनकम के अलावा भी एक इफेक्ट आया। क्या? गांव में स्कूल ना होना, गांव में एक सरकारी स्कूल ना होना। इनकम का इफेक्ट तो आया, इनकम तो आई, लेकिन गांव में स्कूल ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? नहीं, और भी चीज़ें हैं भाई, और भी चीज़ें। अभी स्कूल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? गांव में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। जब गांव में स्कूल आएगा, हॉस्पिटल्स आएंगे, है ना, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तब हम मानेंगे कि भाई साहब गाँव में डेवलपमेंट हो रहा है। बट डेवलपमेंट ही नहीं है, राइट। तो एक रोहित भाई जो है, उनका सपना जो आईएएस बनने का है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, चलो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल भी लिया था, शायद मैंने उसे हटा दिया, वो हट गया होगा, आई एम सॉरी। बट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज विराट भाई है, ठीक है, विराट भाई है। विराट भाई एक सिटी में रहते हैं, गाँव में नहीं, सिटी में रहते हैं। लेकिन वो विराट भाई जो है एक सिटी में रहते हैं, उनकी 10th बोर्ड एग्जाम्स में 98% आई थी, और एसएसटी में उनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। पता है आपको? उनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे क्योंकि उन्होंने विकास बैच को से पढ़ाई करी थी, उन्होंने विकास बैच से पढ़ाई करी थी, तो उनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे एसएसटी के अंदर, पता है। और 98% उनके पूरे ओवरऑल बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। अच्छा, अब विराट भाई क्या सोचते हैं कि 98% आए हैं, अब वो आईआईटी में जाएंगे और आईआईटी से अपनी फर्दर पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन उनका आईआईटी में कोई सिलेक्शन ही नहीं होता, तो उन्हें मजबूरन एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, और वो प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करते हैं। उसके बाद जब वो अपनी इंजीनियरिंग 2020 में पूरी करते हैं, लेकिन आज चल रहा है 2026, 2025 चल रहा है, लेट्स सपोज 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, हम उसको 25 ही मानते हैं ना यार, 2025 चल रहा है। 2020 में जब वो इंजीनियर बने, तब से लेकर 2025 तक उनके पास कोई जॉब ही नहीं थी, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी। तो वो क्या थे? वो अनएम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड थे, उन्हें कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर कंपनी में ऑलरेडी सारी सीट्स फुल थी, तो उन्हें कहीं से जॉब ही नहीं मिल पा रही थी। तो ये जॉब का ना मिलना, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना कंट्री के अंदर, क्या ये डेवलपमेंट है? नहीं, नहीं डेवलपमेंट है। तो हमने यही 3 एग्जांपल्स दिए थे, हमने कल के लेक्चर में ना इन 3 एग्जांपल्स को काफ़ी डिटेल में समझा था।
तो मैंने ये क्यों तुमको 3 एग्जांपल्स बताया, क्यों मैं तुम लोग को हॉस्पिटल का एग्जांपल बताया, क्यों मैं तुमको स्कूल का एग्जांपल बताया, क्यों मैं तुम लोग को बताया कि एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है कंट्री के अंदर, क्यों बताया? क्योंकि हम टेबल 1.4 के अंदर यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम टेबल 1.3 के अंदर यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मेरी जान, हमने टेबल 1.3 में क्या समझा था? हमने टेबल 1.3 में समझा था कि डेवलपमेंट जो है हम लोग इनकम के बेसिस पे निकालते हैं। इनकम के बेसिस पे हम लोग डेवलपमेंट निकालते हैं कि जिसकी पर कैपिटा इनकम, जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, वो स्टेट सबसे डेवलप्ड है। लेकिन अभी अभी हमने समझा कि सिर्फ और सिर्फ इनकम मैटर नहीं करती, और साथ ही में हमने आपके टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स के अंदर ये समझा था कि सिर्फ और सिर्फ इनकम मैटर नहीं करती, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम मैटर नहीं करती। अगर आज भी अस्पताल नहीं है, आज भी कई गाँव में अस्पताल नहीं है, कई गाँव में स्कूल्स नहीं है, कई गाँव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर, प्रॉपर बिजली का सप्लाई ही नहीं है, लेकिन स्टिल आज अंबानी अंबानी है, आज अडानी अडानी है, राइट? आज अमीर लोग तो अमीर ही हैं, लेकिन फिर भी गाँव में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनकम, अंबानी इनकम, इनकम तो है, लेकिन गाँव में बेसिक फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं हुई है। आजकल तो काफ़ी सिटीज़ में भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, काफ़ी एरियाज है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करी गई है। तो इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ और अदर चीज़ें हैं ही नहीं। तो क्या तुम बोलोगे, क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है जस्ट बिकॉज इनकम ज़्यादा है ना? कुछ लोगों के पास, अंबानी अडानी के पास इनकम ज़्यादा है, तो उस इनकम के बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, जबकि तुम्हें पता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, अरे ये तो है ही नहीं, ये बेसिक फैसिलिटीज़ है ही नहीं। ना अच्छी रोड्स हैं, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ प्रॉपर एजुकेशन मिल सके लो कॉस्ट फीस पे उन बच्चों को जो रोहित की तरह बच्चे हैं, जिनका सपना है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, उनके लिए तो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करी गई है। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो 1% है, जो ये अमीर लोग हैं, अंबानी अडानी, जो इनकम बढ़ रही है कंट्री की, क्या इस इनकम के बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है, जबकि बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है कंट्री के अंदर? नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। कब कह सकते हो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है? जब ये इनकम भी है, जब ये इनकम भी है, साथ ही साथ ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी हैं। जब ये दोनों बैलेंस में रहेंगी ना, तब हम कहेंगे कि कंट्री डेवलप्ड कंट्री। क्या चीज़ें, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ? पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ही मैं तुमको क्यों कही, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, मैं तुमको 3 चीज़ें ही क्यों बताई? बिकॉज टेबल 1.4 ये 3 चीज़ें ही बता रहा है। टेबल 1.4 ये 3 चीज़ें बता रहा है। कैसे बता रहा है, आओ समझते हैं। जब हम लोग टेबल 1.4 के टॉपिक्स को, जब पॉइंट को समझेंगे, जब इन टर्म्स को हम लोग समझेंगे, इन टर्म्स को समझने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जाम्पल कितना ज़्यादा इफेक्टिव था हमारा। समझते हैं, आ जाओ हम लिख के समझेंगे सब चीज़ों को। टेंशन क्यों ले रहे हो? आराम आराम से लिख के समझेंगे यार दोस्त, क्या टेंशन ले रहे हो? तो पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ तुम टेबल पे देख पा रहे हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम यहाँ पे 3 स्टेट्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, हरियाणा, केरला, बिहार, इन तीनों को ही कंपेयर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इसको इनकम के बेसिस पे कंपेयर करा, हम सबसे पहले इनको इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया, एंड देन अब हम लोग इनको डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी समझा डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली लिंक्ड टू इनकम। सिर्फ इनकम का बढ़ना इज़ नॉट डेवलपमेंट। सिर्फ ज़्यादा इनकम का होना मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा डेवलपमेंट है। ना 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 ना, कहीं ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़रूरी नहीं होता। इनकम के अलावा भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं डेवलपमेंट, एक कंट्री को एज ए डेवलप्ड कंट्री कहने के लिए। समझ में आया? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कौन सा पॉइंट पढ़ते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये, एक टर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो दिया है, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि हरियाणा में 30 था, केरला में 7 था, बिहार में 32 था। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या एक्चुअली में?
इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMR कहते हैं। तो बेसिक अगर मैं तुमसे कहूँ, यहाँ पे लिख करके कह देता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनका बर्थ हुआ है, ऐसे बच्चे जिनका जन्म हुआ है और वो अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाए, उन बच्चों की डेथ हो जाए, उसे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। समझाता हूँ, समझो इस बात को। कोई बच्चे का मिस्टर एक्स मान लो, मिस्टर एक्स नाम के बच्चे का, अच्छा मिस्टर एक्स नाम के बच्चे का नहीं, सोचो सॉरी सॉरी, इमेजिन करो एक बच्चे का बर्थ हो, एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। आज सपोज 2025 चल रहा है, तो 2025 में एक बच्चे का जन्म होता है, 2025 में एक बच्चे का जन्म होता है, और उस बच्चे का, ठीक है, 2025 में उस बच्चे का जन्म हो, एंड 2026 से पहले उस बच्चे की डेथ हो जाती है। फिर से बताऊं, 2025 में किसी बच्चे का जन्म हुआ और लेट्स सपोज उस बच्चे की डेथ जो है वो 1 जनवरी 2026 में ही हो गई। मतलब उसका 1 साल पूरा ही नहीं हो पाया। या तो वो 11 महीने में डेथ हो गई, या तो 10 महीने में डेथ हो गई, या तो 9 महीने में, 7, 8, 6, 5, 4, ऐसे इन महीनों में, मंथ्स में उसकी डेथ हो गई। उसके जन्म से लेकर के उसका 1 साल का टर्म, जो 1 साल का फीस होता है, वो पूरा ही नहीं हुआ, और उसके पहले ही उस बेचारे बच्चे की अगर डेथ हो जाए तो उससे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। आओ अभी देखते हैं बुक क्या हमारी कह रही है। हमारी बुक कह रही है कि इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रंस बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि हम लोग इसको कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। ये हमने तो देख लिया कि जो 1 साल के अंदर अगर किसी बच्चे का डेथ होता है तो उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं IMR के अंदर, ये चीज़ें तो हमने देख ली। लेकिन उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम उसे उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छा, मैं बहुत छोटा ही नहीं लिख रहा कुछ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। आ जाओ, हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए ना हम लोग हर साल मतलब 1000 बच्चों में से उसको कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1000 बच्चे को एज एन हम लोग बेस लेते हैं, एज ए डिनोमिनेटर लेते हैं, और उनमें से जितने बच्चों की डेथ हुई है हम उसे यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि सपोज करो 1000 में से 60 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है। हम लोग इसको कैलकुलेट 1000 स्टूडेंट्स के अंदर से करते हैं। जैसे अगर एक साल के अंदर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो रही है उसको कैलकुलेट करते हैं। 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, जैसे अगर 38 बच्चों की डेथ हो गई तो कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग एक रेशियो निकाल करके उसको कैलकुलेट करते हैं। बस इतना याद रखना है अपने को, इतना कुछ इसमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते हैं बट इतना डिटेल में तुमको बुक में नहीं दिया हुआ है, तो घुसना क्यों है। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये पॉइंट हमने समझ लिया, क्या तुमको समझ में आया। बट सर इसका हमारे वो 3 पॉइंट से स्कूल, हॉस्पिटल एंड एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है, लेना देना है, समझाता हूँ कैसे लेना देना। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट। अब देखो यहाँ पे तुमको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 2018 का डेटा दिया हुआ है, और ये रियल डेटा है, बिकॉज ये सोर्सेस से निकाला हुआ है, सर्वे से निकाला हुआ रियल डेटा है। तो कोई इमेजिनरी एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी ने नहीं डाला है, ये रियल डेटा डाला है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में समझते हैं कि भैया लिटरेसी रेट क्या हुए, लिटरेसी रेट क्या हुए। अच्छा, खराब हैंड राइटिंग है क्या, वो तो मेरी है ही भाई। एक सेकेंड, लिटरेसी रेट, अच्छा 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 अच्छा, लिटरेसी रेट
इसको तुमने कहीं सुना होगा, लिटरेसी रेट को तुमने कहीं सुना होगा। लिटरेसी रेट को तो तुमने सबसे पहले सुना होगा कहीं ना कहीं। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? तो ये कैलकुलेशन होता है अबाउट हाउ मेनी पर्सन्स, अबाउट कितना प्रपोर्शन ऑफ लोग एम्प्लॉयड है, काम पे जा रहे हैं, लिटरेट है, और उनकी एज 7 साल से ज़्यादा है। मतलब कि पहला पॉइंटर ये है, ऐसे लोग जिनकी एज 7 और अबो है, 7 एंड अबो है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि वो लिटरेट है। अच्छा, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखता है, जब लिटरेट माने जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, है ना, और या फिर कह सकते हो कि इनकम अर्न कर रहे हैं। इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? मतलब कि जिनकी एज 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा उनकी एज है, और वो लोग जॉब पे जा रहे हैं या फिर कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, उन्हें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, literacy rate measures the proportion of a literate populations in the 7 and above age group। 7 या उससे ज़्यादा जो साल के बच्चे होते हैं, है ना, ज़्यादा 7 या ज़्यादा उससे ज़्यादा साल के जो लोग हैं, जो लिटरेट है, जो क्या है, लिटरेट पॉपुलेशन है, उन्हें हम लोग लिटरेसी रेट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर तुमको लिटरेसी रेट का डेटा दिया हुआ है 2017 या 18 का। पहले टर्म समझते हैं, देन डेटा पे आएंगे। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो पर 1000 पर 100 स्टूडेंट्स का नेट अटेंडेंस रेशो। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पे, आ जाओ, मेरे साथ भी लिख दोगे तो भी दिक्कत की बात नहीं होगी, अच्छी बात ही है ना भाई। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंटर है नेट अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस नेट अटेंडेंस रेशो। क्या है नेट अटेंडेंस रेशो? इसका मतलब क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 to 15 है, 14 and 15 एज ग्रुप के बीच के बच्चे, 14 और 14 और नहीं, रुक जाओ, बिटवीन 14 और 15। अरे मेरा स्टाइलस फिर से काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों। बिटवीन 14 और 15 एज ग्रुप भाई साहब एक सेकेंड रुको यार, ये क्या हो रहा है इसको, नशे हो गया। बिटवीन 14 and 15 एज ग्रुप के बच्चे जो स्कूल जा पा रहे हैं। अब आई होप कुछ हमारे शानदार दिमाग वाले बच्चे होंगे जिनको ये 3 पॉइंटर्स उन 3 पॉइंटर्स से लिंक लग गए होंगे। नहीं लगे समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स पढ़े। अच्छा, इसको बुक से ही पढ़ लेते हैं। एज अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम एज ग्रुप्स। मतलब कि अगर सपोज करो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर 14 से 15 एज ग्रुप के बीच में जो है ना, कुल मिलाकर के 1000 बच्चे हैं। इमेजिन करो पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर 14 से 15 एज ग्रुप के बीच में सिर्फ 1000 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1000 को डिवीजन में डालेंगे एंड 1000 से कंपेयर करेंगे कि इन 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि
मतलब कि अगर एज, अगर तुम मानो एज ग्रुप 14 एंड 15 की बात कर रहे हो, 14 एंड 15 के अंदर सपोज करो इंडिया में 14 एंड 15 एज ग्रुप के बीच में 1000 बच्चे हैं। 1000 बच्चे ऐसे हैं पूरे इंडिया के अंदर जो 14 एंड 15 एज के बीच में लाई करते हैं। अब इन 1000 बच्चों में से सपोज करो 200 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और बाकी 800 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो सपोज 200 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? बस यही समझाना चाह रहा है वो, यही समझाना चाह रहा है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम एज ग्रुप्स। तो 200 बच्चे अगर स्कूल जा पा रहे हैं 1000 बच्चों में से, 200 बच्चे अगर 1000 बच्चों में से स्कूल जा पा रहे हैं, तो उनका हम लोग एक रेशो निकाल करके उनका एक परसेंटेज निकालेंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 और 10 बचेगा तो 1/5 बचेगा, इंटू में 100 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिवाइड विद 5 बचेगा, तो 5 इंटू 20, तो हमारा यहाँ पे अटेंडेंस रेशो कितना आएगा, 20। समझ में आया? तो ऐसा निकलता है बेसिकली। नहीं समझा? अच्छा और समझाता हूँ, रुको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तुम लोग को अगर नहीं समझना तो तुम आगे जा सकते हो, वरना 1.5 1.7 पे लगा दो। ये उन लोग के समझ जा रहा हूँ जिन लोग को कैच नहीं होता फटाक से। देखो लास्ट वाली लाइन में उसने ये बोला है कि जितने टोटल बच्चे हैं ना, जितने टोटल बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप, जिनकी उम्र 14 एंड 15 है, ठीक है, जिनकी एज 14 और 15 है ना, उसके बीच में पूरे भारतवर्ष में सपोज करो 1000 बच्चे हैं। इमेजिन करो 1000 बच्चे, 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 14 एंड 15 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये 1000 बच्चों में से ना कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। तो मैं कहता हूँ ये 1000 बच्चों में से ना 600 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और 400 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जितने बच्चे से स्कूल जा रहे हैं, जैसे 600 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो हम 600 डिवाइड विथ 1000 कर देंगे, है ना, और इसका परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 2 कट जाएंगे, 6/10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 60। तो हमारा नेट अटेंडेंस रेशो कितना आया, 60। समझ में आया? समझ में आया? आई होप इतना समझ में आएगा तुम लोगों को। तो ये बस मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ये नोट्स में लिखना नहीं भाई, ये नोट्स में होना नहीं चाहिए। चलो, तो बेसिकली हम लोग नेट अटेंडेंस रेशो के अंदर वो अमाउंट लिखते हैं या उसका कैलकुलेशन करते हैं जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जैसे 1000 में से 600 बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो हम लोग उनका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, उनका कैलकुलेशन करेंगे। तो अब उस बेसिस पे मुझे दिमाग लगा के बताओ कि हम लोग कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम अगर इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर हमारा नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा है तो क्या वो अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो किसका सबसे ज़्यादा है, केरला का। किसका सबसे ज़्यादा है, केरला का, 83। अब हमने तीनों के तीनों पॉइंट्स को समझ लिया जो इंपॉर्टेंट थे। अब इसे मैं तुम लोग को लिंक करवाऊँ, लिंक करवाते फिर डेटा डाल दें, ठीक है। आ जाओ नाउ, आई होप आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा चलो, अब हम लोग ना इन पॉइंट्स को मैं तुम लोग को कंपेयर करवाता हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल लिए वो इन पॉइंट से कैसे लिंक हो रहे हैं। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मुझे बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस चीज़ से डिपेंड करता है, किस चीज़ से डिपेंड करता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ व्हाट, कि बच्चों की डेथ हो रही है, 1 साल के भीतरगत कितने बच्चों की डेथ हो रही है, हम इसे कैलकुलेट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर, IMR के अंदर। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बच्चों की डेथ हो रही है, तो मेरे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझो कि जो ये बच्चों की डेथ हो रही है ना, ये बच्चों की डेथ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है इन बच्चों की डेथ, जिनका जन्म हो रहा है और 1 साल के भीतर उनकी डेथ हो रही है। और क्या इसे सेव करने के लिए क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? स्कूल्स खुलने चाहिए, स्कूल्स खुलेंगे तब इन बच्चों की डेथ बच जाएगी। क्या तभी इन बच्चों को बचाया जा सकता है अगर हम लोग स्कूल्स ओपन करें? अरे घंटा नहीं रे, नहीं। अगर हमें इन बच्चों को बचाना है, जो इतने बच्चों की डेथ हो रही है, अगर हमें इन बच्चों की डेथ को बचाना है, इनको बचाना है, इनको सर्वाइव करवाना है,
तो उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। मतलब जिस स्टेट में, जिस गांव में ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे, ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल्स खुलेंगे, वहाँ कम से कम फीस के अंदर बच्चों का इलाज हो पाएगा। तो अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, कोई बच्चे का जन्म हो रहा है, कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है, बॉर्न हो रहा है, और अगर उसे प्रॉपर मेडिसिन मिली, प्रॉपर इंडिकेशंस मिली, तो उस बच्चे की जान बचाई जा सकती है। और प्रॉपर इंडिकेशंस के लिए, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल्स की। किसकी ज़रूरत है? हॉस्पिटल्स की। तो जिस स्टेट में, जिस सिटी में या जिस गांव में ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ ऑफ कोर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा है, तो वहाँ इलाज जल्द से जल्द हो सकता है किसी बच्चे का। तो जो डेथ रेशो है, जो बच्चे इतने ज़्यादा मर रहे हैं, जिनकी बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल के अंदर, वो नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं इतने ज़्यादा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज व्हाट? इट इज कनेक्टेड with the term कौन से टर्म से कनेक्ट है इसका? इसका कनेक्शन है विथ हॉस्पिटल्स। किसके साथ कनेक्शन है इसका? कनेक्शन है विथ हॉस्पिटल्स। नहीं दिख रहा होगा शायद से। बात तो समझ में आई ना तुमको कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कनेक्शन किसके साथ है? हॉस्पिटल्स के साथ। समझ में आया? तो हमारा एग्जाम्पल क्या था हॉस्पिटल का? हमारा एग्जाम्पल था हॉस्पिटल का। हमने सिमिलर एग्जाम्पल लिया था। अगर अगर सपोज तुम कमा रहे हो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने के, लेकिन अगर खुदा ना चाहे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तुम्हारे घर में, और तुम ऐसे सिचुएशन में हो या तुम ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या वो तुम्हारे 5 लाख रुपए, क्या वो तुम्हारी इनकम, क्या वो तुम्हारी इनकम, अरे ये 5 लाख लिख क्यों नहीं पा रहा? तो ये जो तुम्हारी इनकम है 5 लाख की, जो तुम्हारी इनकम 5 लाख की है, क्या ये जस्टिफाई कर पाएगी उस जान को या उस इमरजेंसी को? क्या 5 लाख की इनकम जस्टिफाई कर पाएगी तुम्हारे माइंड को कि हाँ हमारी कंट्री डेवलप्ड हो रही है? नहीं, नहीं करेगी। ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे ना, तो पहले ये उम्मीद करोगे प्लीज़ हमारे एरिया में एक हॉस्पिटल हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो। भाड़ में गए वो 5 लाख रुपए जो मैं कमा रहा हूँ, हॉस्पिटल हो, जान बच जाए, यही मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। तो क्या यहाँ पे इनकम आई? नहीं आई। दैट्स वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस 2 लेक्चर्स। और मेरे को पता है अगर तुमने देखे हैं 2 लेक्चर्स, ये 2 लेक्चर्स तुमने देख लिया ना, भाई छाती फोड़ के जा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, फोड़ के छाती कहता हूँ तुम लोग को। भाई ये पूरा टॉपिक ना तुम्हारा एकदम खत्म है, तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। देखो अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा किसका? लिटरेसी रेट का। अच्छा जी, लिटरेसी रेट का पढ़ा। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे 7 साल से ज़्यादा की एज के हैं और लिटरेट है, जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, किसी स्टेट के अंदर या किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर या किसी एरिया के अंदर या कहीं पे भी अगर हम लोग लिटरेसी रेट निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा रहा तो क्या ये अच्छी चीज़ है? बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लिटरेसी रेट क्या इंडिकेट करता है? कि कितने लोग जॉब पे जा रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग इनकम अर्न कर रहे हैं। तो लिटरेसी रेट ज़्यादा होना मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है कंट्री के लिए, स्टेट के लिए। बट वही अगर एक लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में या उस स्टेट में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है।
लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं एंड लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिटरेसी रेट वाला पॉइंट किससे मैच करता है दोस्त? मेरे एग्जाम्पल में मैंने तेरे से तीसरे में एग्जाम्पल लिया था विराट भाई का एम्प्लॉयमेंट वाला। तो क्या ये लिटरेसी रेट वाला पॉइंट इससे मैच करता है? क्या ये लिटरेसी रेट क्या लिटरेसी रेट वाला पॉइंट इससे मैच करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। लिटरेसी रेट वाला पॉइंट इससे मैच करता है। और IMR वाला पॉइंट हॉस्पिटल से हमारा मैच करता है। IMR, लिटरेसी रेट, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। अब जो एग्जाम्पल के साथ चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, लिटरेसी रेट नहीं, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। हमने देखा ना, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट, हॉस्पिटल, आई एम आर का एग्जाम्पल है, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है ना। लिटरेसी रेट में भी हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि विराट भाई है, इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज से करते हैं एंड देन उनको कोई जॉब ही नहीं मिल पाती। क्यों नहीं जॉब मिल रही है? बिकॉज कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर या सिटी के अंदर जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे कोई जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो भले ही तुम्हारे दादाजी की कितनी ही गज की ज़मीन क्यों ना हो, या कितनी ही बड़ी प्रॉपर्टी क्यों ना तुम्हारी, बट अगर तुम काम नहीं कर रहे हो ना, या तुम एम्प्लॉय नहीं हो ना, या तुम कमा नहीं रहे हो ना पैसा, तो क्या तुम्हारे लिए वो डेवलपमेंट होगा? तुम जगह जगह जाके ठोकर खा रहे हो, लेकिन हर जगह से तुम्हें रिजेक्शन मिल रही है बिकॉज वहाँ पे सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है कंट्री के अंदर। तो क्या ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट होगा? नहीं। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी, जब बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होगी, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, कंट्री डेवलप कर रही है, कंट्री में जॉब्स आ रही हैं, कंट्री में जॉब्स अवेलेबल हैं और अच्छी खासी सैलरी में जॉब मिल रही है, मतलब मेरा भारत डेवलप हो रहा है। दैट्स वेयर द पॉइंट कम्स। नेक्स्ट 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 हमने इसके बाद पढ़ा नेट अटेंडेंस रेशो। क्या हमने नेट अटेंडेंस रेशो पढ़ा? क्या हमने फिर नेट अटेंडेंस रेशो पढ़ा? क्या हमने उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशो पढ़ा क्या मेरे दोस्त? पढ़ा। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है? बिटवीन 14 टू 15 एज ग्रुप्स के बीच के बच्चे, कितने? फिर 14 टू 15 एज ग्रुप्स के बच्चे जो स्कूल जा पा रहे हैं, उसे हम कहेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। क्या हम उसे नेट अटेंडेंस रेशो कहेंगे? जिसमें 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल जा पा रहे हैं, क्या हम उसे ही नेट अटेंडेंस रेशो कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो अब मुझे सोच के बताओ, अगर नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा होगा तो क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि अगर नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे एजुकेशन ले पा रहे हैं। एजुकेशन, स्कूल, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, एजुकेशन स्कूल से रिलेटेड। क्या पॉइंट समझ में आया? ये था नेट अटेंडेंस रेशो का, नेट अटेंडेंस रेशो, NAR लिखता हूँ मैं इसको मैं NAR लिखता हूँ, नेट अटेंडेंस रेशो स्कूल एग्जाम्पल। समझ में आया क्या? यहाँ पे राहुल भाई फार्मर हैं, राहुल जी हमारे फार्मर हैं, उनके बेटे हैं रोहित भाई, उनको बनना है IAS ऑफिसर, और उसके लिए उनको स्कूल की रिक्वायरमेंट है, स्कूल जाके पढ़ाई करनी है। लेकिन उनके गांव में तो स्कूल ही नहीं है, और जहाँ उनका स्कूल है वो 2 घंटे दूर है उनसे, उनके घर से, और वहाँ उसकी फ़ीस 6,000 रुपीज़ है, जबकि एक पुअर फार्मर सिर्फ 10,000 रुपीज़ पर मंथ कमा करके अपने घर को चला रहा है। तो क्या ऐसी जगह पे राहुल भाई इस बात को बोल पाएंगे कि मेरा भारत विकसित हो रहा है, मेरी कंट्री विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है? नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, राइट। जबकि अगर हर गांव में स्कूल्स ओपन हो जाए, ऐसे लाखों फार्मर्स के बेटे हैं जिनका सपना कुछ बड़ा करने का, जो कि कर सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ
फैसिलिटीज़ वो ये नहीं कर पा रहे, बट अगर उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए तो वो कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो भारत का नाम ही रोशन करेंगे और इंडिया को ही आगे ले जाएंगे। अल्टीमेटली होना तो यही है ना। तो अगर किसी का सपना पूरा हो सकता है जो कंट्री को ही सर्व करेगा, जो कंट्री की ही डेवलपमेंट में सर्व करेगा, कंट्री को ही विकसित बनाएगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने तुम लोग को बहुत ही डिटेल में से कनेक्ट चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें कनेक्ट करवाई एंड देन तुम लोग को समझाया, और मैं गारंटी बता रहा हूँ भाई तुम लोग को इससे बेटर कोई समझा ही नहीं सकता भाई, बता दिया मैंने। वो तो जो जिस तरीके से हम तुम लोग को टेबल 1.2 समझाया ना, ये मेथड तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके से समझाने वाला मेथड तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने समझा दिया एंड मेरे को पता है कि तुम लोग को अब इसके बाद रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बॉस, रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर करना है, करना तो है रिवाइज, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना तगड़ा रिवाइज करवा दिया तुम लोग को, इतना तगड़ा समझा दिया। अच्छा, अब हम लोग डेटा पे आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेटा देखो। मुझे सबसे पहले बताओ कि भैया जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अगर ये बढ़ती है, अगर ये ज़्यादा है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़? अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है तो क्या ये अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? बच्चों की डेथ हो रही है, 1 साल के भीतर जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और 1 साल के भीतर जिन बच्चों की डेथ हो रही है, हम उसे कैलकुलेट करते हैं आईएमआर के अंदर। अगर जितना ज़्यादा आईएमआर होगा मतलब उतने ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, उतने कम हॉस्पिटल्स हैं, इस वजह से उतने ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं, खराब चीज़ है। आईएमआर का ज़्यादा होना एक खराब चीज़ है। तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे कि ये एक खराब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेर एज अगर आईएमआर कम है, मैं कहता हूँ आईएमआर अगर कम है आईएमआर, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? बॉस ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। बॉस सुनो बॉस, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, एकदम करेक्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई अगर जितना कम आईएमआर होगा मतलब उतनी कम बच्चों की डेथ हो रही है ना। आईएमआर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तुमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कम होगा तो अच्छा है, ज़्यादा होगा तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। समझ में आया? तो आईएमआर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जितने बच्चों की डेथ हो रही है उसके बेस पे हम लोग आईएमआर को कंपेयर करते हैं और रेट निकालते हैं उसका, राइट। अब अगर जितना आईएमआर कम होगा मतलब बच्चों की डेथ कम हो रही है, तो अगर आईएमआर कम है, बच्चों की डेथ कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री में ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से कम बच्चों की डेथ हो रही है और इसी वजह से हमारा आईएमआर कम आ रहा है। तो अगर हमारा आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम आ रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। समझ में आया? चलो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टेबल वाली चीज़, इसको थोड़ा नज़र मार लेना भाई। टेबल वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती सी भाई। चलो कोई ना, आ जाओ। लिटरेसी रेट, अब मुझे बताओ सोच समझ के कि भाई साहब अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है या नहीं, और लिटरेसी रेट कम होगा तो अच्छी बात है या नहीं? बताओ फटाफट बताओ। लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा मतलब, लिटरेसी रेट होता क्या है? जितने लोग जॉब पे जा रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, तो अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा है मतलब ज़्यादा लोग काम पे जा रहे हैं, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है। तो लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। वेराज अगर लिटरेसी रेट कम है मतलब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे, लोग काम नहीं कर पा रहे, लोग इनकम अर्न नहीं कर पा रहे, जैसे विराट भाई की सिचुएशन में था। समझ में आया? तो यहाँ पे हम इस चीज़ को एक खराब इंडिकेशन, हम इस चीज़ को एक खराब इंडिकेशन बतला देंगे। क्या कर देंगे? खराब इंडिकेशन बता देंगे। तो क्या ये चीज़ इसी तरीके से चलती है बॉस? तो ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से, अरे भाई इसको क्या हो रहा है, तो चीज़ इसी तरीके से चलती है। ओके चलो जी आ जाओ।
अब आ गया, अब मुझे बताओ नेट अटेंडेंस रेशियो की सिचुएशन में क्या होगा। अगर हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो कम है, तो कौन सा सिचुएशन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है? कि नेट अटेंडेंस रेशियो का ज़्यादा होना या कम होना, क्या अच्छा है हमारे लिए? फटाफट क्विकली बताओ। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है? बेसिकली नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ व्हाट कि 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल जा पा रहे हैं, तो अगर नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है मतलब स्कूल बच्चे ज़्यादा जा पा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है भाई। नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा होना मतलब एक अच्छी चीज़ है, और कम होना मतलब एक ख़राब चीज़ है। अच्छा जी, चलो हमने पूरा टॉपिक निपटा दिया। बॉस 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 बॉस, एक एक बात बताऊँ, एक बात बताऊँ, एक बात बताऊँ, हमको ना बस यहाँ पे डेटा पढ़ना है। मैंने ना तुम्हारा जो ये सिचुएशन थी पब्लिक फैसिलिटीज़ वाले जो टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया। क्या हमने कवर कर लिया? ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया। मेरे को बस तुमको एक पॉइंट इसमें समझाना है, छोटा सा पॉइंट है, वो समझा दूंगा मैं पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर, इस चैप्टर में, इसी लेक्चर के अंदर कोई हो जाएगा। छोटा पॉइंट है, एक ही लाइन है बस बस। और बाकी जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना बॉस, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको हम लोग कल समझ लेंगे। हमारा अभी एक पूरा टॉपिक पब्लिक फैसिलिटी वाला हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी कल कर लेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल के लेक्चर में खत्म करके क्लास, तुम्हारा चैप्टर क्लास, लेट्स गो। ठीक है, तो अभी देखो हमने पूरा खत्म कर दिया। ये जो तुमने ये पूरी पब्लिक फैसिलिटी वाला पूरा टॉपिक है ना, ये तुम्हें खुद को पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा कवर है। जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसको पूरा अपने नोट्स के माध्यम से कवर करवा लिया है। जो जो चीज़ हमने कही है वही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है जी, आ जाओ अब डेटा पढ़ते हैं, तब और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी तुमको। आ जाओ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसका मतलब क्या है? कितने बच्चे की डेथ हो रही है? ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट खराब चीज़, कम अच्छी चीज़। हरियाणा के अंदर 30 है, 30। केरला के अंदर सिर्फ 7 है, एंड बिहार के अंदर 32 है। तो अब मुझे बताओ कि इस डेटा के हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे डेवलप्ड है? केरला। क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतनी अच्छी बात होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतनी अच्छी बात होगी। क्या कहा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतनी अच्छी बात होगी। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है, एंड बिहार में सिर्फ 62 है। तो अब इस डेटा के हिसाब से कौन से स्टेट डेवलप्ड हुआ? केरला। कौन सा स्टेट डेवलप्ड हुआ? केरला। बिकॉज लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लोग काम कर पा रहे हैं, जॉब सबसे ज़्यादा लोगों के पास कहाँ है? केरला के अंदर। तो अच्छी चीज़ क्या हो गई? केरला। नेट अटेंडेंस रेशो, सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, मतलब कि स्कूल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। कौन सा स्टेट हो सकता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके पास है? केरला। तो अब मुझे बताओ कि इनकम के माध्यम से देखने जाएं हम लोग, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर हम देखने जाएं तो केरला सबसे टॉप पर है। तो केरला सबसे टॉप कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि केरला इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट अमंग दिस 3 स्टेट्स? इन 3 स्टेट्स के कंपैरिजन में केरला इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट। क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इतना हो गया। अभी बस तुमको एक लास्ट पॉइंट कवर करवा दूंगा, हो जाएगा। हेलो, क्या लगा? केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एन एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं और उनके यहाँ पे बेसिक हेल्थ अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। केरला के अंदर काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी एरियाज़ में उन्होंने कैंप्स ओपन होते हैं। ठीक है, जैसे हफ्तों में या फिर महीनों में एक बार कैंप्स ओपन होते हैं, यहाँ पे जो है डॉक्टर्स विजिट करते हैं और फ्री में आपका चेकअप होता है। वो केरला में काफ़ी रिपीटेटिवली हर बार होता है, कंसिस्टेंटली हर बार होता है।
हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफ़ी ओपन किए गए हैं ताकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दी जा सके। तो केरला इस वजह से लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में है, सबसे ज़्यादा कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का इसी वजह से है। सिमिलरली कुछ स्टेट्स के अंदर ना द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अप्लाई किया जाता है। क्या? दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वाला टॉपिक अच्छा खासा टॉपिक है ना, थोड़ा ही लिखा है तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, बट क्वेश्चन आता है इस पे से। फिर अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम बोलोगे भाई साहब क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन है इसका और आपने तो पढ़ाया ही नहीं सर। तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। तो अब पढ़ाए क्यों नहीं? चलो जी, तो मैंने पढ़ा दिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम function as well. Health and nutrition status of peoples of which state is certainly likely to be better. तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है जिसमें पब्लिक जो है लोगों को न्यूट्रिशनल फूड सप्लाई करती है, जिन लोगों को फूड्स की सब नीड है, हाँ, लोगों को प्रॉपर बेसिक फूड प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनकी हेल्थ को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, ताकि कम से कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, कम से कम लोगों की डेथ हो। चीज़ें क्लियर हुई? चलो जी, इसी के साथ हमने आज का दिन कवर कर लिया है और बहुत ही सारी चीज़ें हमने कवर करी आज के, बहुत सारी चीज़ें हमने नोट्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश भी करी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी। मज़ा आई होगी तो बिल्कुल से आप प्लेलिस्ट में जाकर के और लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब मैंने मांगता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। कल हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कल तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, कल के दिन हम लोग अपना पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।